शांति की बहू निशा को बासी खाना बहुत पसंद था, लेकिन शांति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन शांति रसोई में आती है और देखती है कि निशा रात की बची रोटियों को घी लगाकर सेक रही थी। तभी शांति बोलती है, बहू तू ये क्या कर रही है? सुबह खाना बनाने की जगह तू ये क्या कर रही है? माँ जी, मैंने आलू की सब्जी बनाई है और रात में रोटियां बच गई थी, तो ताज़ी बनाने की जगह इन्हीं को घी लगाकर सेक रही हूँ। अच्छा, और इसे खाएगा कौन? सब खाएंगे ना माँ जी, खा कर देखिए, बहुत टेस्टी होती है ये। आप एक बार खा लेंगी ना तो बार बार खाने को कहेंगी। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि हम सब सुबह सुबह बासी खाना खाएंगे? माँ जी, खाना खाना होता है, ये बासी और ताजा क्या होता है। और इस समय तो ठंड चल रही है, लोग 10 दिन का खाना भी खा लेते हैं। बहू, जरूरी नहीं है कि जो चीज तुझे पसंद हो वो सबको पसंद हो। हमारे घर में सभी को ताजा खाना ही पसंद है, इसीलिए तू अपना ये बासी खाना अपने पास ही रख। माँ जी, आज तो जो बनना था सो बन गया, आपको यही खाना पड़ेगा, बाकी का बाद में देखेंगे। मैं नहीं खाऊंगी, तुझे खाना है तो खा, देख लियो मेरा बेटा भी नहीं खाएगा। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और हॉल में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अमित वहाँ आता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? बेटा, मुझे भूख लगी है और बहू ने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? निशा तो बहुत देर से उठी हुई है, उसने खाना बना दिया होगा माँ। शायद आपने उसे पूछा नहीं होगा, एक बार पूछ तो लो। बेटा, पूछा था, लेकिन उसने जो बनाया है अगर तुझे बता दिया तो तू भी नहीं खाएगा। अच्छा, ऐसा क्या बना दिया माँ उसने जो आपको इतना बुरा लगा और आप गुस्सा होकर यहाँ बैठी हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं खाऊंगी। शांति अपनी बेटी के साथ बहस कर रही होती है। तभी निशा ट्रे में खाना लगाकर उनके पास आती है और थाली में आलू की सब्जी और घी लगी रोटियों को देखकर अमित बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है निशा, आज तुमने मेरी पसंद का खाना बनाया है, ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। चलो खाते हैं। तुझे खाना है तो खाइए बासी खाना, मैं तो नहीं खाने वाली। मुझे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मैं खुद बनाकर खा लूंगी। माँ, आप ये सब क्यों कह रही हो? और ये बासी खाने का माजरा क्या है? कुछ समझ नहीं आया। अरे अमित जी, मैं बताती हूँ आपको। वो क्या है ना कि मैंने आलू की सब्जी तो अभी बनाई है, लेकिन रात में रोटियां ज्यादा बन गई थी, इसलिए सुबह मैंने रोटियां बनाने की जगह इनको घी लगाकर सेक दी। इसलिए माँ जी इतना भड़क रही है मुझ पर। माँ, आप भी ना बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ जाती हो। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू समझदार है, जो आज की महंगाई को देखकर अपना घर चला रही है। अरे बचत करना कितना जरूरी है आपको पता है ना? खाना वेस्ट होगा, फेंक देगी, इससे तो अच्छा है ना वही खाना हम खा लेते हैं, ताकि हमारे पैसे बचेंगे। माँ, वही तो अमित जी, मैं भी माँ जी को यही समझा रही हूँ कि हर चीज में पैसे लगते हैं, ऐसे खाना फेंकना ठीक थोड़ी ना होता है। लेकिन माँ जी है कि मुझे गलत ही समझ रही हैं। कोई बात नहीं, माँ को तो मैं समझा दूंगा, वो मेरी बात नहीं टालेंगी। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? शांति अपनी बेटी को मना नहीं कर पाती और मजबूरी में उसके साथ बैठकर अपनी बहू का बनाया हुआ बासी खाना खा लेती है। लेकिन कुछ देर बाद वो अपना पेट पकड़कर अपने कमरे में घूमने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आती है और हॉल में काम कर रही उसकी बहू से बोलती है, बहू, तेरी सास कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आज तो वो मोहल्ले में घूमने भी नहीं आई, वरना सुबह सुबह ही आ जाती है। आंटी जी, वो आज सुबह से अपने कमरे में है। सुबह नाश्ता करके गई थी और तब से नीचे ही नहीं आई। कहीं सो तो नहीं गई? जरा जाके देख तो। अरे आंटी जी, क्या बात करती हो? वो रात में तो सोती नहीं है, तो दिन में क्या ही सोएंगी, उन्हें ज्यादा नींद नहीं आती है। तो फिर क्या अकेली कमरे में बैठी दीवार से अपना सर लड़ा रही है क्या? आंटी जी, वो तो मुझे उनके कमरे में जाकर ही पता चलेगा। तो फिर जा और पता कर कि क्या हुआ है उसे, जो अभी तक उसने किसी को दर्शन नहीं दिए। जी आंटी जी, आप बैठिए, मैं माँ जी को देख कर आती हूँ। काम के चक्कर में मैं उनके कमरे में जा ही नहीं पाती। ठीक है, जल्दी आइयो, मुझे अपने पोते को स्कूल लाने जाना है, देर हो जाएगी वरना। जी आंटी जी, जाती हूँ। निशा इतना कहकर अपनी सास के कमरे में जाती है और देखती है कि वो अपना पेट पकड़कर इधर उधर घूम रही है। तभी वो बोलती है, माँ जी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ आपको? बासी खाना खिलाकर पूछ रही है कि सब ठीक है या नहीं? तुझसे कहा था कि मुझे बासी खाना नहीं खाना है, लेकिन तुझे सुनना ही नहीं है ना? माँ जी, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी आपसे। आपने तो अपने बेटे के कहने पर खाया था, या फिर मेरे कहने पर। वही तो परेशानी है कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या खिला दिया है कि जो लड़का शाम की रोटी सुबह नहीं खाता
वो आज एक दिन का रखा बासी खाना भी खा लेता है। माँ जी, वो इसलिए खा लेते हैं क्योंकि वो मेहनत करके कमाते हैं, तो उन्हें एहसास है कि सभी चीजें कितनी महंगी आती हैं। बहू, मुझसे अब बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपनी इस मीठी बातों से तुम मेरे बेटे को उल्लू बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे भी पता है कि अनाज को खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बासी खाना खाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बनाओ और ताज़ा खाओ। माँ जी, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आपको कमला आंटी बुला रही है, नीचे आई हैं वो। जा के बोल दे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में मिलूंगी उससे। अभी मेरा किसी से मिलने का मन या बात करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं जाके बोल दूंगी उन्हें। निशा अपनी सास के कमरे से हॉल में आती है तो देखती है कि कमला जा चुकी थी। तभी वो अपने मन में बोलती है, चलो अच्छा है, बिना बोले ही चली गई, वरना उनको बुरा लग जाता ये सुनकर कि माँ जी ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। अब जाके माँ जी को दवा दे देती हूँ, वरना पूरा दिन मुझे गालियाँ ही देती रहेंगी। निशा दोबारा से दवा पानी लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और चुपचाप टेबल पर रखकर कमरे से बाहर आती है। शांति भी चुपचाप दवा खाकर आराम से सो जाती है। दिन बीतते हैं। एक दिन फिर सुबह अमित और शांति नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। तभी निशा प्लेट में राजमा और पराठे लगाकर उनके पास आती है। खाने की थाली में राजमा देखकर शांति बोलती है, बहू, ये राजमा तो तूने रात में बनाया था, फिर से ये बासी राजमा खिला रही है तू? माँ जी, पराठे तो मैंने एकदम ताजे बनाए, बस सब्जी ही बासी है। बहू, कभी कोई ऐसा दिन जाता है क्या जिस दिन तू हमें बासी खाना ना खिलाए? देखिए माँ जी, खाना तो खाना होता है ना, कि बासी और ताजा क्या होता है। नहीं बहू, बासी खाने में और ताजा खाने में फर्क होता है। कितनी बार बोला है तुझे कि रात में हो या सुबह थोड़ा कम बनाया कर, ताकि अगले दिन ताजा खाना खाने को मिले। माँ जी, मैं जानकर खाना ज्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे बासी खाना बहुत पसंद है। बहू, तुझे पसंद है, तुझे हजम हो जाता है बासी खाना, तो तू खा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब होने लगती है। माँ जी, ये कहने वाली बातें होती हैं क्योंकि मेरी बड़ी माँ को पूरी जिंदगी बीत गई बासी खाना खाते हुए, उन्हें तो कभी कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को ही पता नहीं क्या परेशानी है। वैसे माँ सही कह रही निशा, बासी खाना खाने से तबीयत खराब होती है। तुम्हें पसंद है तो तुम खाओ, हमें क्यों देती हो? हमारे लिए ताज़ा खाना बना दिया करो। ठीक है अमित जी, आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। मैं थोड़ी ना चाहूंगी कि आप लोगों की तबीयत खराब हो। कल से मैं खुद बासी खाना खाऊंगी, लेकिन आप लोगों को नहीं दूंगी। निशा इतना कहकर खाने की थाली लेकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उनके लिए ताज़ा खाना लेकर आती है। सभी ताज़ा खाना पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और मजे से खाने लगते हैं। तभी एक दिन रात के खाने के बाद निशा गाजर का हलवा लेकर हॉल में बैठकर खा रही थी। तभी अमित और शांति भी वहाँ आते हैं। बहू, अकेले अकेले गाजर का हलवा खा रही है, थोड़ा हमारे लिए भी ले आ। माफ करिए माँ जी, पर मैं आपको गाजर का हलवा नहीं दे सकती हूँ। क्यों? तू हमें गाजर का हलवा क्यों नहीं दे सकती? इसीलिए क्योंकि आप लोग तो बासी खाना खाते ही नहीं हो, और ये जो हलवा है ना, वो 4 दिन का बासी है। भला मैं आप लोगों को कैसे दे सकती हूँ? मैंने ताज़ी रोटी बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, आप लोग वो खा लेना। निशा इतना कहकर हलवे की कटोरी लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं। उर्मी वैसे तो रसोई में बहुत कम जाती थी, लेकिन जब भी वो रसोई में जाती तो उसके बनाए खाने की सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। लेकिन उर्मी के खाने से ज्यादा लोग उसकी आयुर्वेदिक रसोई की तारीफ करते थे। उर्मी को पूरे मोहल्ले के सभी लोग जानते थे। ऐसे ही एक दिन उर्मी अपनी खुशी से रसोई में खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर उसकी माँ जानकी आती है और अपनी बेटी उर्मी से कहती है, हाय रे, मेरा सर तो दर्द के मारे फटा जा रहा है। पता नहीं इतना सर क्यों दर्द हो रहा है मेरा। क्या माँ, आप भी ना, दिन भर तो आप टीवी के आगे थी, तभी तो आपका इतना सर दर्द हो रहा है। पूरे दिन भर मैं टीवी के आगे नहीं थी, बस कुछ देर ही थी। वो क्या है ना, खाली बैठकर बोर होने से तो अच्छा ही है ना कि मैं थोड़ा टीवी ही देखकर अपना मन बहला लूं। तू भी कॉलेज में थी। माँ, कितनी बार कहा है आपसे, इतनी ज्यादा टीवी मत देखा करो। अब देखो, हो गया ना सिर में दर्द। आप अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती हो, थोड़ा तो खुद पर ध्यान दो। कल को मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा? बेटा, तू मेरा सर दर्द कम करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है? तेरे जाने से तो मैं और भी अकेली पड़ जाऊंगी। पता नहीं कैसे रहूंगी। तब तो कोई मुझे सुनाने के लिए भी नहीं होगा कि मैंने ये किया वो किया।
माँ, भले ही मैं आपके साथ न रहूं, लेकिन मैं अपने ससुराल से भी आपका पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि शादी के बाद भी तुझे मेरी फिक्र लगी ही रहेगी। लेकिन अभी जो सर दर्द से मेरी जान जा रही है उसका तो कुछ कर, मेरा सर फटा जा रहा है। माँ, आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ गर्मा गर्म, वो भी शुगर फ्री, और दालचीनी का लेप भी लगा दूंगी। आपको जल्दी से आराम मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो जल्दी से अपनी आयुर्वेदिक रसोई का कोई जल्दी से इलाज ले आ। आज तक तेरी आयुर्वेदिक रसोई से तो मेरे सारे कष्ट मिटे हैं। माँ, अब बातों में समय खराब मत करो, जल्दी से अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ वहीं। उर्मी की आयुर्वेदिक रसोई की वजह से उर्मी की मां जानकी के सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बहुत ही जल्दी अच्छा महसूस करने लगती है। उर्मी की मां और उर्मी में बहुत अच्छी बनती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उर्मी को देखने एक अमन नाम का लड़का अपनी मां सरोजा के साथ आता है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सरोजा कहती है, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। भगवान के दया से हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपकी लड़की हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। जी, आपकी बातों पर हमें पूरा भरोसा है और जहाँ कोई कमी रह जाएगी वहाँ मेरी बेटी है तो। और आपको मेरी उर्मी की एक खास बात पता है, उसकी रसोई है आयुर्वेदिक, सभी बीमारी का इलाज है उसमें। अरे आज के समय में आयुर्वेदिक क्या होता है? हमें तो कोई भी परेशानी होती है तो हमारा एक फैमिली डॉक्टर है, हम सीधे उसी के पास चले आते हैं, वही सही रहता है हमारे लिए। अरे जब दिक्कत परेशानी का इलाज आपकी रसोई में ही मिल जाएगा तो बाहर डॉक्टर के पास जाना ही क्यों? और वो भी आपको दर्द में राहत ही देंगे ना। और वही चीज आयुर्वेद में भी होता है। नहीं, ये सब बातें तो सूट करने के ऊपर होती है, हमें तो हमारी फैमिली डॉक्टर की दवाई सूट करती है। अरे हम यहाँ पे रिश्ते की बात करने आए हैं या फिर आयुर्वेदिक और डॉक्टर पे चर्चा करने? अरे अमन सही बोल रहे हैं। वैसे मुझे तो आप और आपका परिवार काफी पसंद आया, मुझे रिश्ता मंजूर है। बस अब आप अपनी राय बता दीजिए, आप क्या चाहते हो? राय क्या जाननी है, हमारे तो रिश्ते के लिए हाँ है। बस अब तो आपकी बेटी हमारे घर की जल्दी से बहू बनकर आ जाए, हमें और क्या ही चाहिए। बस शादी की तारीख तय करनी है अब तो। आपसी सहमति से रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद उर्मी और अमन की शादी होती है। शादी के बाद उर्मी अपने ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती है। सब बहुत ही अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद जानकी के घुटनों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। शाम को उर्मी जब अपनी सास के लिए चाय लेकर जाती है तो अपनी सास को चाय देते हुए उर्मी कहती है, माँ जी ये लो, चाय लाई हूँ मैं। आज तो आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। बहू अब क्या बताऊँ मैं, मेरे घुटनों में इतना दर्द हो रहा है, अपने कमरे से बाहर तक जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बस मैं अपने कमरे में ही थी। अच्छा हुआ तू चाय लेकर आ गई कमरे में। माँ जी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया आपके घुटनों में इतना दर्द हो रहा था? बहू अब तुझे क्या बताना, कुछ देर में अमन आ ही जाएगा, तब मैं डॉक्टर से जाकर दवाई ले आऊंगी। माँ जी आप यहीं रुको, डॉक्टर के पास बाद में जाना। अभी मैं पहले आपके लिए आयुर्वेदिक इलाज लेकर आती हूँ। सुबह से दर्द में करा रही थी, लेकिन अपनी बहू को बताया तक नहीं। उर्मी अपनी सास की एक बात नहीं सुनती और रसोई में जाकर अपना आयुर्वेदिक इलाज जल्दी से बना कर लाती है और अपनी सास के घुटनों में लगाने लगती है। तभी सरोजा बोलती है, बहू क्या लगा रही है, कुछ तो बता, कहीं तेरी आयुर्वेदिक रसोई के चक्कर में मेरे घुटनों का हाल बेहाल न हो जाए। मुझे ये सब चीजें सूट नहीं करती है। माँ जी आप बस थोड़ी देर रुको, आपको आराम ना मिले तो बोलना। काफी देर तक उर्मी अपनी सास के घुटनों की मालिश करती है। इतनी मालिश के बाद सरोजा को थोड़ा आराम भी मिलता है और सरोजा कहती है, बहू तूने क्या लगाया है, अब तो बता दे। माँ जी ये आयुर्वेदिक इलाज है। सरसों के तेल में लहसुन की कली कूट के मिला देने के बाद वो घुटनों पर मालिश करने से आराम मिलता है। आपको अब ठीक महसूस हो रहा है ना? मुझे इतना भी दर्द नहीं हो रहा था जितना तूने बना दिया, वो तो बस तूने थोड़ा पैर दबा दिया इसलिए ठीक लग रहा है, वरना तो मैं ये आयुर्वेदिक इलाज में भरोसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आपको आराम मिल गया, मेरे लिए वही बहुत है। आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। दर्द इतना ज्यादा नहीं था जो घबराना पड़ता, मैं तो पहले भी ठीक ही थी, लेकिन तू ही अपने आयुर्वेदिक रसोई के नुस्खे उठा लाई, क्या हो गया, इससे कुछ तो नहीं हुआ ना? माँ जी लहसुन और सरसों के तेल से ही आपको आराम मिला है। आप मानो या मत मानो, लेकिन दर्द में राहत आपको मेरी आयुर्वेदिक रसोई से ही मिली है। बस तुझे तो मौका चाहिए होता है अपनी आयुर्वेदिक रसोई की बड़ाई करने का।
सरोजा को घुटनों के दर्द से राहत तो मिल जाती है, लेकिन वो फिर भी इस बात के लिए अपनी बहू की आयुर्वेदिक रसोई को श्रेय नहीं देती। कुछ दिनों बाद अमन सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर काफी चोट आती है। ये देखकर सरोजा और उर्मी दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उर्मी का दिमाग चलता है और वो खून पर हल्दी लगा देती है, जिससे खून रुक जाता है और फिर सरोजा के बोलने पर अमन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर अमन की पट्टी कर देते हैं। उसके बाद उर्मी और सरोजा से कहते हैं, पहले आप लोग ये बताइए कि चोट पर हल्दी लगाने का आइडिया किसका था? देखा बहू, तेरी आयुर्वेदिक रसोई के चक्कर में परेशानी बढ़ गई। डॉक्टर साहब, चोट पर हल्दी मेरी बहू ने लगाई थी। क्या हुआ, ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अच्छा हुआ आपकी बहू ने चोट पर हल्दी लगा दी, वरना खून जिस तरह से बह रहा था ना, परेशानी बढ़ जाती। अब तो आपके बेटा खतरे से बाहर है। क्या बस हल्दी लगाने से मेरे बेटा खतरे से बाहर है? मतलब कोई भी परेशानी नहीं है ना? जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा हुआ हल्दी लगा दी थी, जिससे खून भी रुक गया और कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, वरना छोटी सी चोट बड़ी बनने में कोई समय नहीं लेती। आपकी बहू काफी ज्यादा समझदार है। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब बातें सुनकर सरोजा को अपनी बहू की आयुर्वेदिक रसोई की अहमियत समझ आती है और वो अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे। अब तक मैंने तेरी आयुर्वेदिक रसोई को बस ऐसे ही समझा था, लेकिन आज जब तेरी वजह से मेरी बेटा खतरे से बाहर है, तू नहीं होती तो क्या होता बहू? माँ जी, आप क्या बोल रही हो? अमन जी मेरे पति है, अब उनके लिए ये सब करना तो मेरा फर्ज है ना। और आप फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा, अमन जी को जल्दी ही होश भी आ जाएगा। बहू, तेरे होते हुए मुझे फिक्र करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तू और तेरी आयुर्वेदिक रसोई सारे दुख दर्द हर लेती है। सरोजा को अपनी बहू की आयुर्वेदिक रसोई काफी ज्यादा पसंद आने लगती है और उसके बाद हमेशा उसे हर बात में वो उसका साथ देती है। ललिता गांव की रहने वाली थी। ललिता का एक भैंसों का तबेला था, जिससे ललिता अच्छी कमाई किया करती थी। कई लीटर दूध से ललिता की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। ऐसे ही ललिता एक रोज अपनी बहू रूपाली से कहती है, बहू, अब तो हमारे दूध का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ माँ जी, दूध का बिजनेस तो हमारा अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ललिता के दूध का कारोबार बढ़ता है, वैसे वैसे ललिता अपने ग्राहकों के साथ धोखा करने लगती है और दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर देती है। ऐसा करता देख एक रोज रूपाली उसे देख लेती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये गलत है। हम दूध में नहीं बल्कि अपने ईमान में मिलावट कर रहे हैं। ये सही नहीं है। बहू, क्या करती मैं? दूध की मांग इतनी बढ़ गई है और तबेले का दूध भी पूरा नहीं पड़ता। तो माँ जी, जितना दूध है उतना ही बेचते हैं और कम हो जाता है तो क्या ही होगा। अरे बहू, तो घर कैसे चलेगा? तुझे समझाना मुश्किल है। अभी तू जा यहाँ से। रूपाली अपनी सास की इस हरकत से परेशान हो चुकी थी। उसकी सास गलत कर रही थी, ये जानकर भी वो कुछ नहीं कर पाती और वो कुछ करने की सोचती उससे पहले ही लोगों की शिकायतें आने लगती हैं और ऐसे में लोग दूध लेना ही बंद कर देते हैं। ये सब देखकर ललिता परेशान हो जाती है और ललिता एक रोज अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरा ईमान डोल गया था। मैंने दूध में पानी क्या मिलाया? 10 दिन के बाद से ही लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया। कल वाला भी कई लीटर दूध फट चुका है और आज वाला भी फट ही जाना है। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप दूध में पानी ना मिलाओ, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं बिल्कुल भी। बहू, कुछ तो कर, अब मैं क्या करूँ? ये बातें सुनकर रूपाली भी सोचती है, अब तो कुछ करना ही होगा। उसकी सास ने जो किया था वो गलत है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल और आज के सारे दूध को मिलाकर हम उसका पनीर बनाएंगे। बहू, ये मजाक का वक्त नहीं है, तू समझती क्यों नहीं? माँ जी, हम कल दूध का पनीर बनाएंगे। 5 किलो पनीर तो बन ही जाएगा। इतना दूध है हमारे पास और आज वाले दूध की दही जमा देते हैं और कल से ही पनीर के पराठों की दुकान लगाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है बहू, लेकिन क्या तेरी दुकान चलेगी? वो तो हमें 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा माँ जी। अगले ही दिन रूपाली पनीर के पराठों की दुकान खोलती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, तवे का फ्रेश पनीर पराठा। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गांव में पनीर के पराठों की दुकान खुली है, वैसे ही लोगों की भीड़ जमा होने लगती है
और एक पराठे की कीमत सिर्फ 30 रुपए थी। अब तो दुकान खूब चलने लगती है। एक रोज ललिता की पड़ोसन कल्लो रूपाली की दुकान पर आती है और रूपाली से कहती है, बहू बढ़िया चल रही है तेरी दुकान, कौन सा जादू किया है लोगों पर तूने? जहाँ ईमान है वहीं तो भगवान का वास है आंटी जी। ये बात अपनी सास ललिता को भी बता देती तो वो सारे गांव में दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचती। बहू चल, अब आई हूँ तो एक पराठा खिला ही दे, अभी तो घर में खाना भी नहीं बना है। जी आंटी जी, अभी लगा देती हूँ आपके लिए पनीर पराठे की प्लेट। कल्लो को रूपाली पनीर के पराठे देती है और कल्लो भी उसे खाकर मन ही मन कहती है, क्या रोटी है, पराठा ही नाम है, जो भी है मस्त है। आंटी जी और पराठे लाऊं क्या? हाँ बहू, 2 और पराठे ला दे, खा लेती हूँ ना जाने मेरी बहू ने खाना बनाया भी होगा कि नहीं। ये कहकर रूपाली कल्लो को और पराठे देती है और वो इस तरह 5 पराठे खा जाती है और खाकर घर चली जाती है, लेकिन पैसे तो देती ही नहीं। ये देखकर रूपाली अपनी सास से कहती है, माँ जी कल्लो आंटी आई थी और 5 पराठे थाप गई, और तो और बिना पैसे दिए चली भी गई। अभी देखती हूँ उस कल्लो को, अपना घर समझ रखा है क्या उसने? माँ जी जाने दो, भीड़ थी क्या पता इसलिए ना दिया हो, बाद में दे देगी, आप ना जाओ उनके घर पर। अब कल्लो रोज आने लगी थी रूपाली के पनीर के पराठे खाने के लिए और रोज ही 4 से 5 पनीर के पराठे धाप जाया करती। ये काफी समय तक चलता रहता है। एक रोज रूपाली खुद से कहती है, बहुत हो गया कल्लो आंटी का, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा, ये मेरा मुनाफे से ज्यादा नुकसान करवा जाती है। तभी अगले दिन कल्लो पनीर के पराठे खाने के लिए आती है तो रूपाली कल्लो के लिए पनीर की जगह कच्ची हरी मिर्च के पराठे लाकर देती है और जैसे ही मजे से कल्लो पराठे खाती है वैसे ही कल्लो चिल्ला पड़ती है और रूपाली से कहती है, बहू तूने मुझे ये क्या खिला दिया, पानी 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 दे बहू, ना जाने पराठे में क्या था। आंटी जी पनीर के पराठे में पनीर के अलावा और हो ही क्या सकता है, पर आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? बहू ना जाने क्या था उस पराठे में, मैं तो पनीर के पराठे समझकर थाप रही थी, ना जाने क्या था उसमें। ये कहकर कल्लो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन रूपाली नोटिस करती है कि उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है और वो ये देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आज ना जाने सबको क्या हो गया, कोई भी दुकान पर आ ही नहीं रहा। बहू मैं भी तो कब से यही देख रही हूँ। न जाने आज सबको क्या हुआ है। रूपाली अपनी सास ललिता से ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे गोलू दिखता है जो रूपाली की पड़ोस में ही रहा करता था। उसे देखकर रूपाली गोलू से कहती है, गोलू सुन, मुझे तुझसे एक काम है। हाँ चाची बोलो ना, क्या काम है? आज तू हमारी दुकान के पनीर के पराठे क्यों नहीं लेने आया? अरे चाची क्या बात कर रही हो आप, पापा तो कह रहे थे कि आप ना सड़े हुए पनीर के पराठे बेच रहे हो। और ये तेरे पापा से किसने कह दिया कि मेरी दुकान पर सड़े हुए पनीर के पराठे मिल रहे हैं? चाची सच बताऊंगा तो एक पराठा दोगी? चल ठीक है दूंगी, पर सच बोलियो। चाची कल ना मेरे घर में ना कल्लो चाची आई थी जो कह रही थी रूपाली या ललिता की दुकान पर मत जाना, वो सड़ा हुआ पनीर का पराठा बेचती है। अच्छा तो ये कल्लो आंटी की नई चाल है मेरी दुकान को बंद करने की, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। चाची मुझे मेरे पराठे दे दो और मुझे जाने दो। रुक जा मोटे, दे रही हूँ। अपना काम निकल गया तो मोटा, वरना गोलू बेटा कर रही थी। चल चुप करके अपने पराठे ले और निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मैं भी, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, मैंने भी अपनी मेहनत की रोटी ली है, किसी का एहसान नहीं लिया। रूपाली ये सुनकर परेशान हो जाती है कि कल्लो की वजह से आज उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। तभी वो अगले ही दिन अपनी दुकान खोलती है और अपनी दुकान के आगे एक स्पीकर लगा देती है जिसमें आवाज लगाकर वो कहती है, एक पनीर के पराठे पर एक पनीर का पराठा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आइए और पनीर के पराठों का जायका उठाइए। ये सुनकर कुछ ही देर में रूपाली के सारे पराठे बिक जाते हैं और अगले दिन भी ग्राहकों की लंबी भीड़ लगती है, जिसे देखकर कल्लो को अंदर ही अंदर जलन होती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि कल्लो की हर चाल फेल जो हो जाती थी। तभी कल्लो ललिता से आकर कहती है, ललिता और कैसी है तू, तेरी दुकान तो खूब चल रही है। उसे चलाने के लिए मेहनत लगती है जो सबके बस की बात नहीं है। तुझे तो दूसरों की मेहनत से जलना आता है। ये क्या बोल रही है ललिता, भला मैं क्यों किसी की मेहनत से जलने लगी?
तू तो है ही ऐसी। तुझे इतनी दिक्कत थी मेरे दुकान से कि तूने तो सारे जगह में गा दिया कि मेरी दुकान के पनीर सड़े हैं। हाँ, मैंने ही ये कहा था क्योंकि तेरी बहू ने मुझे मिर्ची के पराठे खिलाए थे, जिसे खाकर मैं कई दिनों तक बीमार रही थी। तो तू रोज दुकान का नुकसान कराएगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। इस तरह ललिता कल्लो को कहती है कि किसी की मेहनत नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि पहले तो वो खुद भी बेईमान थी, लेकिन अब वो सुधर चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।